हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं अप्रैल 2023 के करंट अफेयर को। अभी तक हमने इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत दो मेजर टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के संदर्भ में पढ़ा और दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ा। इस सीरीज को हम सेक्शन वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक सेक्शन वाइज रहेगा, जिसमें जैसा कि हमने अभी विगत वर्ष महीनों की जो जनवरी, फरवरी और मार्च अप्रैल के महीनों के मार्च के महीने की हमने इस मैगजीन को इस तरीके से कवर किया है। इसी तरीके से इस मैगजीन को भी कवर करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था से संदर्भित। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अप्रैल महीने में क्या समसामयिक घटना रही, कौन कौन से कन्वेंशन हुए, कहाँ अर्थव्यवस्था का क्या स्तर रहा, जीडीपी का क्या स्तर रहा और क्या टारगेट रखे गए, उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारे पहले टॉपिक के अंतर्गत आता है विदेशी व्यापार नीति 2023 के बारे में। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति को अधिसूचित किया है। तो ये किस संदर्भ में है कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा व्यापार नीति को अधिसूचित किया गया, उसके संदर्भ में। इस अधिसूचना के बारे में सबसे पहले तो जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 है, उसके बारे में अधिसूचना क्या रही है, उस अधिसूचना को पढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत 2023 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना विदेश व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम 1992 की धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए जारी किया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत समय के साथ अनुकूलित योजनाओं की निरंतरता पर आधारित है और इससे व्यापार की आवश्यकताओं के प्रति जवाबदेही, निर्यातकों के साथ विश्वास और साझेदारी जैसे सिद्धांतों को अपनाया गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 के संदर्भ में देखते हैं कि जो उस टाइम पे कोविड-19 महामारी, अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य के कारण एफटीपी 2015 से 20 को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था। इस दौरान भारत में निर्यात अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया। साथ ही यह भी संभावना व्यक्त की गई कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का समग्र निर्यात 760 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। नई नीति की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी जब यह नीति काम कर रही थी? तो देखते हैं इसके संदर्भ में कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। क्योंकि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, जैसे में व्यापार नीति में निम्नलिखित घटकों के माध्यम से इसे सुनिश्चित किया जाता है। पहला कि ये परस्पर भागीदारी, दूसरा व्यापार सुगमता, तीसरा व्यापार संबंधों में संभावित क्षेत्रों की पहचान करके, और तीसरा वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाभकारी एकीकरण सुनिश्चित करना इत्यादि। इस नीति के संदर्भ में अलग अलग हितधारकों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं निर्धारित की गई और भारत के व्यापार के लिए एक दिशा प्रदान भी करता है। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं इसके संदर्भ में कि भारत का व्यापार प्रोफाइल को देखते हैं जो वित्त वर्ष 2022-23 में रहा है। यह भारत के निर्यात के संदर्भ में या भारत के व्यापार संतुलन के संदर्भ में। इसमें वित्त वर्ष जो 2016 को देखते हैं, जब भारत का जो व्यापार रहा है वह 435 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है निर्यात। फिर जब वित्त वर्ष 2014 में इसका जो व्यापार रहा है वह 55.4% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें 676 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। और इसी के साथ ही यह 74.7% रहा, जिसमें 760 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी रही है। वित्त वर्ष 2023 का एक आंकड़ा है। इसी तरीके से भारत के व्यापार संतुलन को देखते हैं, जिसमें भारत के व्यापार संतुलन में इसमें 2021-22 और 2022-23 की स्थिति दिखाई गई है, जिसमें 2021-22 में वस्तु व्यापार घाटा 191.05 से 266.78 पहुंच गया। और इसी तरह सेवा व्यापार अधिशेष 2021-22 में 107.52 से 2022-23 में 104.44.78 पहुंच गया। और इसी तरह जो कुल व्यापार घाटा जो बिलियन अमेरिकी डॉलर में रहा वह 83.53% से बढ़कर 122 पहुंच गया। यह इसके व्यापार संतुलन की स्थिति है। निर्यात के लिए भारत का लक्ष्य 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के वस्तुएं एवं सेवाओं पर निर्यात किया जाएगा। भारत के शीर्ष निर्यात वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं, जैसे पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चावल, रसायन और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इसके अंतर्गत आएंगे। भारत जिन देशों से सबसे अधिक आयात करता है, जैसे चीन हुआ, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, 4 देश हैं जहां से वह सबसे ज़्यादा आयात करता है। और भारत के वे देश जहां पर वह सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, जिसके अंतर्गत आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और चीन आता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आयात और निर्यात जो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से
होता है। बस डिफरेंस क्या है कि इसमें रूस आता है जहाँ आयात होता है, और इसमें जो निर्यात होता है उसमें नीदरलैंड होता है। तो शीर्ष 4 देशों को देखते हैं। अब देखते हैं नई फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण के 4 स्तंभ में कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला स्तंभ आता है प्रोत्साहन से लेकर छूट के सभी मामलों के संदर्भ में। दूसरा आता है प्रौद्योगिकी, ऑटोमेशन और री इंजीनियरिंग की निरंतर प्रक्रिया के अधिक से अधिक व्यापार सुविधा में। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उच्च सहयोग के संदर्भ में कि निर्यातक, राज्य और जिले के संदर्भ में। उभरते क्षेत्रों पर विशेष फोकस, जैसे ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात या निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों का विकास करना। एस्कोमेट या स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों का निर्यात, मदों के निर्यात को सुव्यवस्थित करना है इसके संदर्भ में। अब आता है व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता के संदर्भ में, या ट्रेड फैसिलिटी एंड ईज ऑफ डूइंग के बारे में पढ़ते हैं। ट्रेड फैसिलिटी के संदर्भ में इसके पहले 4 स्तंभों को देखते हैं। ट्रेड फैसिलिटी के संदर्भ में क्या स्तंभ है? पहला तो पारदर्शिता होनी चाहिए, दूसरा प्रौद्योगिकी का विकास होना चाहिए, तीसरा अवसंरचनात्मक बढ़ोतरी होनी चाहिए, और चौथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण और जोखिम आधारित आकलन होना चाहिए। अब पढ़ते हैं व्यापार सुविधा और व्यापार सुगमता के बारे में। इसका क्या आशय है? व्यापार सुविधा का आशय निर्यात और आयात प्रक्रियाओं को सरलीकरण, नवीनीकरण और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने से होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या व्यापार सुगमता व्यापार सुविधा से संबंधित सरलीकरण और सामंजस्य को मापने के लिए एक मापदंड के रूप में कार्य करती है। इसके अंतर्गत शुरू की गई पहलों में आती है पहली पहल की व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय नीति NCTF के बारे में। यह समिति विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के कार्यान्वयन और उससे संबंधित समन्वय को सरल बनाने के लिए की गई है। WTO के TFA को 2017 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य सीमाओं के पार लाल फीता स्याही के मुद्दे को हल करना और वस्तुओं को सुगम आवाजाही को सुनिश्चित करना है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा शुरू की गई पहलों के अंतर्गत आती है विदेशी व्यापार महानिदेशालय निर्यात या आयात के संचालन की दिशा में समन्वय के सहायक के रूप में कार्य करता है, और यह अलग अलग निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार और उद्योग निकायों के लिए परामर्श भी करता है। इसके संदर्भ में निर्यात बंधु योजना के संदर्भ में, निर्यात बंधु योजना को इससे नए और संभावित निर्यातकों को सलाह देने के लिए लागू किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक आयातक निर्यात कोड जारी करने के संदर्भ में, इसके संदर्भ में किसी निकाय को आवंटित 10 अक्षरों के एक अल्फान्यूमेरिक संख्या है। यह संख्या किसी भी निर्यात या आयात की गतिविधि के लिए अनिवार्य होती है। मूल स्थान पर ई प्रमाण पत्र के संदर्भ में, इसमें मूल स्थान पर ई प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए यह एक ऑनलाइन सुविधा है, और इस सुविधा में एक विशिष्ट संख्या होती है जिसमें विशिष्ट दस्तावेज की पहचान संख्या होती है, जो सत्यापन के लिए QR कोड की तरह कार्य करती है, और इसके तहत गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और व्यापार संबंधी विवादों को दर्ज करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। कस्टम केंद्रों पर व्यापार सुविधा के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि 20 बंदरगाहों और 17 हवाई अड्डों पर 24/7 सीमा शुल्क निपटान सुविधा प्रदान की जाएगी। सीमा शुल्क के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। कस्टम प्रक्रियाओं के लिए कागज रहित निपटान सुविधा के लिए ई संचित पहल शुरुआत की गई, और आयात के लिए फेसलेस ई असेसमेंट योजना के पूरे भारत को कार्यान्वयन किया जा रहा है, और तुरंत कस्टम और तुरंत सुविधा केंद्र इन्हें संपर्क रहित सीमा शुल्क क्लियरेंस के लिए स्थापित किया गया है। निर्यात उत्कृष्टता शहर के अंतर्गत इन्हें निर्यात उत्पादन केंद्रों के विकास और समृद्धि के लिए चुना गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार 750 करोड़ रुपए आय से अधिक के सामान का उत्पादन करने वाले शहरों को TEE या टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में मान्यता दी जा सकती है। हालांकि हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों हेतु TEE में शामिल होने के लिए न्यूनतम सीमा 150 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। स्टेट्स होल्डर सर्टिफिकेट के मानदंडों की युक्तिकरण के संदर्भ में, इसमें ऐसे निर्यातक फर्मों और बिजनेस लीडर्स के रूप में मान्यता देता है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्टता प्रदर्शन किया है और देश के विदेश व्यापार में निर्यात में योगदान दिया हुआ है। स्टेट्स होल्डर को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है? इसके अंतर्गत सौद घोषणा के आधार पर मंजूरी, विभिन्न दस्तावेजों में छूट, खेप प्रबंधन से तरजीह मिलना इत्यादि इसके संदर्भ में कुछ पहल है। अब आते हैं इसके अंतर्गत क्या इसके निर्यात उत्कृष्टता शहरों में योजना के तहत क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इसमें सबसे पहले तो नए बाजारों की संभावना तलाशने और अपना विस्तार करने से संबंधित शहर में मौजूद औद्योगिक इकाइयों को मान्यता या विश्वसनीयता प्राप्त करने में मदद होती है। फिर आता है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना के तहत औद्योगिक इकाइयों को मान्यता प्राप्त संघों को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए, और TEE में जनसेवा प्रदाता EPCG योजना के तहत लाभ पाने के हकदार होंगे, जिससे TEE क्लस्टर्स की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ने और उनके सकारात्मक माहौल प्रदान करने में मदद मिल सकती है। इसके संदर्भ में
फिर आता है कि इस पहल के उद्देश्य क्या है। इस पहल में पहला उद्देश्य आता है निर्यात विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने और जिला आधारित निर्यात वृद्धि में ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में है। फिर आता है जिला स्तर पर निर्यात के संबंध में अधिक जागरूकता और प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने के संदर्भ में। फिर इसका नेक्स्ट आता है कि नए निर्यातकों को अस्तित्व में लाने और नए बाजारों की पहचान करने के लिए क्षमता निर्माण करना, जिलों में निर्यात की संभावना वाले उत्पादों या सेवाओं की पहचान करना, उनसे संबंधित बाधाओं को दूर करना है इस पहल के प्रमुख उद्देश्य है। अब आता है विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहलें स्टार्ट की हैं, जिसके अंतर्गत पहली पहल आती है निर्यात संवर्धन के बारे में। निर्यात संवर्धन यानी निर्यात को बढ़ावा देने के संदर्भ में इसका तात्पर्य होता है उन पहलों से होता है जो कंपनी, उद्योग या राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात गतिविधियों की क्षमता को बढ़ाती है और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पहलें स्टार्ट की गई हैं। इस पहलों के अंतर्गत पहली पहल आती है निर्यात हब के रूप में। निर्यात हब के रूप में संस्थागत तंत्र होता है जो सरकार से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य या जिला स्तर पर कई कदम उठाए। इसके तहत सरकार में राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिति और जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति आदि का गठन किया गया। जिला निर्यात प्रोत्साहन समिति जिला निर्यात कार्य योजना को तैयार और उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। चिन्हित उत्पादों और सेवाओं की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजाइन एवं मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिलों में निर्यात संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके तहत जिलों में लॉजिस्टिक परीक्षण सुविधाओं, निर्यात के लिए कनेक्टिविटी और अन्य निर्यातोन्मुखी इकोसिस्टम के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया और इन पहलों का समर्थन करने के लिए चल रही योजनाओं में भी आपसी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना के संदर्भ में, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुगम बनाना होता है और इससे भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलता है और इस योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए सीमा शुल्क को शून्य रखा गया है। इस योग्यता के अंतर्गत इसमें क्या योग्यता रहती है? इस योजना के तहत उन विनिर्माताओं, निर्यातकों, व्यापार निर्यातकों और सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाता है जिन्होंने DGFT द्वारा सामान्य सेवा प्रदाता के रूप में प्रमाणित किया है। इसके निर्यात दायित्व के संदर्भ में देखते हैं कि EPCG के तहत किए जाने वाले आयात को औसत निर्यात दायित्व के अधीन रखा गया। हालांकि कुछ क्षेत्रकों को AEO की शर्तों में छूट प्राप्त होती है। निर्यात संवर्धन इकाइयों के बारे में पढ़ते हैं। इन संवर्धन इकाइयों में पात्र इकाइयाँ होती हैं कि वे इकाइयाँ होती हैं जो अपनी वस्तुएं सेवाओं के संपूर्ण उत्पादन का निर्यात करते हैं, जिससे निम्नलिखित योजनाओं के तहत स्थापित किया जाता है। पहला आता है निर्यातोन्मुखी इकाई योजना, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना, तीसरा आता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क योजना और चौथी आती है जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना। इस योजनाओं के तहत ट्रेडिंग इकाइयाँ इसमें शामिल नहीं होती हैं। अब इस योजना का उद्देश्य देख लें। इनका उद्देश्य आता है निर्यात को बढ़ावा देने के संदर्भ में, विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने के संदर्भ में, निर्यात के लिए उत्पादन में निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना इसके संदर्भ में। अब आता है डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में कि डीम्ड एक्सपोर्ट होते क्या है, इनकी क्या परिभाषा है। डीम्ड एक्सपोर्ट उन लेन देन को संदर्भित करता है जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये या विदेशी मुद्रा में होता है। इसको आसान शब्दों में समझते हैं कि डीम्ड एक्सपोर्ट के तहत वस्तुओं को भारत में ही किसी ऐसे व्यक्ति को बेचा जा सकता है जिसके पास इन मूल वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस है। ऐसा विक्रेता डीम्ड निर्यातक और खरीदार डीम्ड आयातक कहलाता है। इसके लिए खरीदार के पास इंपोर्ट लाइसेंस होना जरूरी होता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना होता है। इसमें केरल की कोई विनिर्माता है जिसमें वस्तु या गुड्स होते हैं जो डीम्ड एक्सपोर्ट के अंतर्गत आते हैं और महाराष्ट्र में यह स्थित निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है कुछ शब्दावलियों को जानते हैं, जैसे पूंजीगत वस्तुएं, निर्यात संबंधी दायित्व, विनिर्माता निर्यातक और व्यापारी निर्यातक के बारे में। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं होती हैं जो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन अथवा सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी संयंत्र, मशीनीकरण, उपकरण या सहायक उपकरण शामिल होते हैं। साथ ही इसमें किसी भी मशीन की जगह कोई और मशीन लाना और उनका आधुनिकीकरण करना या तकनीकी अपग्रेडेशन करना या विस्तार करना भी शामिल होता है। निर्यात संबंधी दायित्व के संदर्भ में इसका आशय किसी प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उत्पादों को निर्यात संबंधी दायित्व से होता है। साथ ही इसमें क्षेत्रीय या सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मात्रा, मूल्य या दोनों के संदर्भ में स्वीकृत उत्पादों के निर्यात को दायित्व भी शामिल होता है। फिर आता है विनिर्माता निर्यातक के संदर्भ में। इसमें जो व्यक्ति स्वयं द्वारा विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात करता है या निर्यात करने का इरादा रखता है उसे विनिर्माता निर्यातक कहते हैं। व्यापारी निर्यातक के संदर्भ में जो व्यक्ति व्यापार संबंधी गतिविधियों और साथ साथ निर्यात या वस्तुओं के निर्यात में संलग्न है उसे व्यापारी निर्यातक कहा जाता है। इसके संदर्भ में एक प्रमुख शब्दावलियां हैं।
अब आते हैं विदेशी व्यापार नीति के तहत शुरू की गई अन्य पहलों के बारे में, जैसे गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और व्यापार संबंधी विवाद को लेकर क्या पहलें स्टार्ट हुई हैं। इसके अंतर्गत पहली आती है गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और विवाद संबंधी समिति गठित की गई है। इस समिति का गठन विदेशी व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकरणों में किया जाएगा। यह प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में आने वाली गुणवत्ता संबंधी व्यापार संबंधी अन्य सभी शिकायतों की पूछताछ और उनकी जांच के लिए गुणवत्ता संबंधी शिकायत और व्यापार संबंधी विवादों पर समिति जिम्मेदार होगी। यह समिति आयातकों, निर्यातकों और विदेशी खरीदारों या विक्रेताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी और इसके लिए समिति अधिकतम 3 महीने का समय लेगी। इसका कवरेज होगा या दो से अधिक भारतीय संस्थानों के बीच शिकायतों विवादों को नहीं देखेगी और इसी तरह 2 या 2 से अधिक विदेशी संस्थाओं के बीच शिकायतों या विवादों को भी इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस समिति की यह एक सलाहकारी समिति होगी। इसमें पीड़ित पक्ष दोषी पक्ष में किसी भी तरह के कानूनी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा। इसकी दूसरी पहल आती है डिजिटल इकोनॉमी के लिए सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने हेतु पहलें। डिजिटल इकोनॉमी के संदर्भ में क्या पहले स्टार्ट की गई कि ई कॉमर्स को बढ़ावा देना। निर्यात बंधु योजना में एक ऐसे घटक को शामिल किया गया है जो ई कॉमर्स और निर्यात में अन्य उभरते स्रोतों को बढ़ावा देता है। इसके अंतर्गत ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरणों, डाक विभाग, इंडस्ट्री पार्टनर्स और नॉलेज पार्टनर के साथ साझेदारी में आउटरीच गतिविधियों या वर्कशॉप का आयोजन करना होता है। ई कॉमर्स निर्यात हब के संदर्भ में इसमें निर्दिष्ट क्षेत्रों को ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में स्थापित किया जाएगा। ई कॉमर्स निर्यात हब अनुकूल व्यावसायिक अवसंरचना के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे और सीमा पारी ई कॉमर्स गतिविधियों में उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करेंगे। इसके अंतर्गत ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब की स्थापना के अंतर्गत किसकी स्थापना किस मोड के अंतर्गत हुई? यह सार्वजनिक और निजी भागीदारी के साथ ही हुआ है। यह एक इसके संचालन की प्रकृति ई कॉमर्स निर्यातकों के लिए समूह आधारित लाभ अर्जित करने के लिए कार्य करेगा। यह निम्नलिखित सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा, जैसे निर्यात के लिए भंडारण, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रमाणन, परीक्षण और अन्य सामान्य सुविधाएं। निकटतम लॉजिस्टिक हब या हबों से जुड़ी और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए समर्पित लॉजिस्टिक अवसंरचना। वित्तीय सहायता के संदर्भ में इसमें बाजार पहुंच पहल योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। डाक मार्ग से ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना। इसके संदर्भ में इसके तहत पूरे देश में डाक घर निर्यात केंद्रों को संचालित किया जाएगा और ये निर्यात केंद्र विदेशी डाकघरों के साथ मिलकर हब एंड स्पोक मॉडल पर तर्ज पर कार्य करेंगे। इससे सीमा पारी ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अब आता है शुल्क में छूट या छूट से संबंधित योजनाएं, जैसे इसके अंतर्गत आता है अग्रिम प्राधिकरण। अग्रिम प्राधिकरण के तहत आयात को निम्नलिखित भुगतान में छूट दी गई, जैसे बुनियादी सीमा शुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क के संदर्भ में। फिर आता है शिक्षा उपकर के संदर्भ में, एंटी डंपिंग ड्यूटी के संदर्भ में, काउंटर बेलिंग ड्यूटी में, सेफ गार्ड ड्यूटी में और ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफ गार्ड ड्यूटी के अंतर्गत इसमें कुछ छूटें प्रदान की गई। शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण के संदर्भ में देखते हैं कि इसके संदर्भ में केवल बुनियादी सीमा शुल्क के भुगतान छूट ही शामिल की गई। निर्यातिक उत्पादों पर शुल्क या करों की छूट योजनाओं के संदर्भ में इसका उद्देश्य केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर निर्यात किए गए उत्पादों पर वर्तमान में रिफंड नहीं किए गए शुल्क या करों या आरोपित अन्य राशियों को वापस करना होता है। इससे वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाता है और इसे राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। अब आता है स्कोमेट के बारे में। स्कोमेट अर्थात यह विशेष रसायन, जीव सामग्रियां, उपकरण, प्रौद्योगिकियां हैं। इसके अंतर्गत दोहरे उपयोग की वस्तुओं के विनिमय के संदर्भ में हाल ही में भारत में स्कोमेट सहित सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी जैसे दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं और परमाणु संबंधी वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया गया है। यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय विषयों और दायित्वों के साथ बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के दिशा निर्देशों तथा नियंत्रण सूचियों के अनुसार किया गया। इसमें दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध है, हालांकि विशेष छूट और उचित प्राधिकरण से अनुमति के बाद इसे निर्यात की अनुमति होती है। स्कोमेट सूची के बारे में, यह एक भारत की राष्ट्रीय नियंत्रण सूची है। यह सूची सभी MECR और अभिशमनों के नियंत्रण सूचियों में के अनुरूप है। स्कोमेट मदों को सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम अधिनियम 2005 के तहत विनियमित किया जाता है और स्कोमेट सूची के अंतर्गत आने वाली आयातित वस्तुओं को निर्यात अनुमति नहीं होती। स्कोमेट की आउटरीच कार्यक्रम के संदर्भ में, इस आउटरीच कार्यक्रम द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों, विभागों और व्यापार संघों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य व्यापार और वाणिज्य विनिर्माण के संबंधित निर्यातकों या आयातकों के बीच विशेष रूप से स्कोमेट मदों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना होता है।
इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि विदेशी व्यापार नीति 2023 में एक सुगम व्यापार व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करती है, जो बाह्य रूप से इसका समर्थन करने और उभरते रूप से रुझानों को स्वीकार करने और उसके रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को आगे बढ़ाने में प्रयास किए जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बी डॉलरीकरण के बारे में। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका भुगतान के लिए नई मुद्रा विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। अन्य इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि ब्रिक्स मुद्रा का उपयोग सीमा पारीय व्यापार के लिए किया जाएगा। हाल के दिनों में ब्रिक्स ऐसे संस्थान के रूप में उभर रहे कर सामने आए हैं जो आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी दुनिया के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत और मलेशिया भुगतान के अन्य मध्यमान मध्यस्थता के अलावा भारतीय रुपये में व्यापार का भुगतान करने के लिए सहमत हुए हैं और इन कदमों बी डॉलरीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। बी डॉलरीकरण क्या है? बी डॉलरीकरण के संदर्भ में पढ़ते हैं। बी डॉलरीकरण जब कोई देश आरक्षित मुद्रा विनिमय के माध्यम से यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करता है तो इसे बी डॉलरीकरण कहा जाता है। हाल ही में अमेरिकी प्रभुत्व को कम करने के लिए इसमें तीव्रता आई है, जिसमें ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत डॉलर की स्थिति को मजबूत प्रदान करने और सहायता प्रदान की। इससे अन्य विकसित देशों की मुद्राएं यूएसडी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पिछड़ गई हैं। रूस, चीन, ब्राजील और भारत ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो बी डॉलरीकरण को जोर दे रही हैं इसके संदर्भ में। अब आता है कि इसमें वैश्विक मुद्रा के निर्धारित तत्व के बारे में कौन कौन से हैं, जैसे खुली अर्थव्यवस्था का होना, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का होना, राजनीतिक आर्थिक स्थिरता का होना, स्वीकार्यता और विश्वास के संदर्भ में होता है। बी डॉलरीकरण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या कारण हैं, इसको देखते हैं। व्यापार का सशक्तिकरण के संदर्भ में, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड के संदर्भ में, ऐसे देश जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं जिन्हें विश्व व्यापारी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी से बाहर कर दिया गया, उन्हें व्यापार करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर संयुक्त व्यापक कार्य योजना से अमेरिका के हटने के बाद ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका इन प्रतिबंधों का इस्तेमाल अपने सैनिकों को जोखिम में डाले बिना दूसरे देशों के साथ लगान मुक्त युद्ध लड़ने के लिए करता है और दूसरे शब्दों में अमेरिका कई देशों में बिना युद्ध किए प्रतिबंधों के माध्यम से अपनी शर्तों को मनवा लेता है। अमेरिका किसी व्यक्ति, संस्था या पूरे देश को डॉलर के रूप में ब्लैकलिस्ट कर सकता है और इसका परिणाम प्रभावशाली और तात्कालिक होता है। यदि देश बी डॉलरीकरण को अपनाते हैं तो उनके बैंक की भू राजनीतिक जोखिमों से बच सकते हैं और यह जोखिम इसलिए रहता है क्योंकि इन बैंकों में अमेरिकी डॉलर एक आरक्षित मुद्रा होती है और इन्हें प्रभावकारी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में कि नई उभरती अर्थव्यवस्थाएं रहेंगी तो आर्थिक महाशक्ति के रूप में एशिया के रूप में भारतीय रुपये और युआन जैसी मुद्राओं के महत्व को बढ़ा दिया जाएगा। विविधता के संदर्भ में, विविधता में देखते हैं कि यह विदेशी मुद्रा भंडार में विविध मुद्राओं के परिपूर्ण होगा और जो बाहरी क्षेत्र को दबाव कम करेगा। स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देने के संदर्भ में यदि देश अपनी स्थानीय मुद्रा को व्यापार करते हैं तो वह निर्यातक के आयातकों को जोखिम संतुलित करने में समर्थ होते हैं, उनके पास निवेश करने के लिए अधिक विकल्प मौजूद होते हैं और उन्हें राजस्व एवं बिक्री के संदर्भ में अधिक निश्चितता होती है। मैक्रो इकोनॉमी के प्रभाव के संदर्भ में, मैक्रो इकोनॉमी इसमें अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व से अमेरिका को अपने निजी लाभ के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली में हेरफेर करने का भी मौका मिल जाता है और यह हेरफेर विशेष रूप से ब्याज दरों के संदर्भ में किया जाता है, जिससे प्रायः अन्य देशों को नुकसान उठाना पड़ता है। बी डॉलरीकरण के संदर्भ में कुछ पहले स्टार्ट की गई, जिसमें पहली आती है द्विपक्षीय प्रयास। द्विपक्षीय प्रयास के संदर्भ में रूस ने मार्च 2022 में एक ऐसे कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक गैस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोई अनफ्रेंडली देश रूस को केवल रूबल में ही भुगतान कर सकता है और किसी अन्य मुद्रा में नहीं। चीन ने हांगकांग, सिंगापुर और यूरोप में रेनमिनबी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया और इस संदर्भ में एक रूस चीन भुगतान प्रणाली भी स्थापित की गई और यह प्रणाली स्विफ्ट को दरकिनार करती है तथा यह साथ ही रूस के सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस को चीन के क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम से जोड़ती। बहुपक्षीय प्रयास के संदर्भ में इसमें 2021 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में ग्लोबल फॉर सॉवरेन डिजिटल करेंसी गवर्नेंस प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य चीनी डिजिटल मुद्रा ई-युआन के माध्यम से वैश्विक वित्तीय नियमों को प्रभावित करना था। अफ्रीकी महाद्वीपीय व्यापार क्षेत्र स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। 2007 में यूरोपीय केंद्रीय बैंकों ने ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटिक रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम को प्रस्तुत किया और यह प्रणाली यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में यूरो में व्यापार और वित्तीय लेन देन में सक्षम बनाती है। भारत द्वारा प्रयास किए जाने के संदर्भ में
इसमें घरेलू बाजार में तेजी से बढ़ते वाणिज्यिक और निवेश के लिए रुपये की मांग बढ़ रही है, उसके संदर्भ में भारत के द्वारा यह कदम उठाए गए हैं। इनके कदमों के संदर्भ में देखते हैं कि क्या क्या पहले स्टार्ट की गई हैं कि रुपये में हाँ, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए पहले कौन कौन सी स्टार्ट की गई इसमें आती हैं, जैसे रुपये में सीमा पार उधारी और 2014 में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड या मसाला बॉन्ड की शुरुआत की गई। इससे भारतीय कंपनियों को विदेशों में रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। रुपये में व्यापार निपटान के संदर्भ में जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक उल्लेखनीय कदम उठाया, जिसमें आरबीआई ने विशेष वॉशरूम खाते में माध्यम से रुपये में व्यापार संबंधी निपटान की अनुमति देने के लिए व्यापक फ्रेमवर्क जारी क्या इसके संदर्भ में है। करेंसी स्वैप के संदर्भ में इसमें रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए 2018 से लेकर अब तक संयुक्त अरब अमीरात, सार्क दोनों सहित अन्य देशों के साथ भी 23 करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके अन्य उपायों के संदर्भ में देखते हैं कि एशियन क्लीयरिंग यूनियन के तहत क्षेत्रीय व्यापार निपटान के लिए घरेलू मुद्राओं के उपयोग हेतु प्रयास किए गए हैं। घरेलू रुपये की ब्याज दरों या मुद्रा बाजारों को ऑफशोर रुपया बाजार के जोड़ने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा व्यापार में प्राथमिक डीलरों को व्यापार बाजार निर्याताओं के रूप में कार्य करने हेतु अवसर प्रदान किए गए और यह कदम बाजार तरलता के सुधार आदि में कदम उठाए गए। अब आता है डॉलरीकरण के संदर्भ में क्या चुनौतियां हैं। पहली चुनौती आती है वैकल्पिक मुद्रा की उपलब्धता के संदर्भ में। वर्तमान में कोई भी मुद्रा पूरी तरह से स्थिरता, तरलता और स्वीकार्यता जैसे मानदंडों पर खरी नहीं उतरती है। अन्य मुद्राओं की विश्वसनीयता के संदर्भ में देखते हैं कि उदाहरण के लिए चीन में रेनमिनबी डॉलर से संबद्ध है और सरकार द्वारा इसे कठोरतापूर्वक प्रतिबंधित किया जाता है। चीनी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक खुली अर्थव्यवस्था नहीं है, साथ ही ऋण जाल कूटनीति जैसी रणनीति के कारण यहाँ विश्वास की भाव होता है। कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के संदर्भ में यह उभरते हुए बाजारों और डॉलर में ऋण लेने वाले देशों में वित्तीय अस्थिरता पैदा कर देता है और इसके कारण मुद्रा विनिमय दरों की अस्थिरता में वृद्धि होती है और यह अस्थिरता विशेष रूप से संक्रमण के प्रारंभिक चरणों के दौरान भी हो सकती है। वैश्विक आरक्षित परिसंपत्तियों की संरचना में समायोजन और पूंजी प्रवाह या परिसंपत्तियों की कीमतों में बदलाव हो सकता है। साथ ही स्थानीय मुद्राओं के लिए अत्यधिक उतार चढ़ाव और मूल्य ह्रास का खतरा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशी निवेशकों के रूप में अधिक निश्चितता नहीं होती है। परिवर्तन के विरोध के संदर्भ में इसमें अमेरिका और ब्रिटेन वुड्स आक्रामक रूप से अमेरिकी डॉलर के बढ़ावा दे रहे हैं और अन्य मुद्राएं डॉलर के समक्ष अपनी साख बनाने में सक्षम नहीं है। वित्तीय संकट के डर के संदेश में घरेलू बाजार में विदेशी ऋण जारी करना जोखिम पैदा कर सकता है, विशेष रूप से तब जब देनदार या ऋणी डिफॉल्ट पर, उदाहरण के रूप में जैसे 1980, 1990 और 2008 का वित्तीय संकट होता है। मौद्रिक नीति पर सीमा या देश में किसी घरेलू आर्थिक परिदृश्य के अनुसार मौद्रिक नीति को निर्धारित करने की क्षमता को सीमित करेगा। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि इसमें बाजारों के आलोक में भारत जैसे विकासशील देशों में डॉलरीकरण के प्रति विवेकपूर्ण और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नीति निर्माताओं को अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के संभावित लाभों और इस तरह के परिवर्तन से जुड़े जोखिमों और लागतों के बीच का अच्छा संतुलन बनाना चाहिए। अब पढ़ते हैं गिग इकोनॉमी के बारे में कि गिग इकोनॉमी क्या है। हाल ही में ब्लिंकिन कंपनी ने अपनी डिलीवरी पार्टनर्स के वेतन ढांचे में बदलाव किया और इसके विरोध में कंपनी के डिलीवर्स पार्टनर में हड़ताल कर दी है। यह हड़ताल करने के संदर्भ में इससे संबंधित तथ्यों के बारे में देखते हैं और गिग इकोनॉमी क्या है तथा गिग इकोनॉमी में कौन से श्रमिक होते हैं। तो सबसे पहले तो गिग इकोनॉमी क्या है उसके बारे में ही पढ़ते हैं। गिग अर्थव्यवस्था एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें रोजगार सामान्यतः अस्थायी होता है, जिसके अंतर्गत संगठन अल्पकालिक नियुक्तियों के लिए मुक्त श्रमिकों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गिग इकोनॉमी में ऐसे श्रमिक होते हैं जो पारस्परिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था से अलग अन्य रोजगार गतिविधियों में संलग्न होते हैं। इन्हें व्यापक तौर पर निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके अंतर्गत आता है कि प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक और नॉन प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक आते हैं। प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक के अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जिनमें कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, ऐप या फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आदि पर आधारित होता है और इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला आदि शामिल होते हैं। नॉन प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक के अंतर्गत इसमें सामान्यतः पारंपरिक क्षेत्र के नियोजित सामयिक वेतनधारी और ऑन अकाउंट वर्कर्स होते हैं जो पार्ट टाइम या फुल टाइम कार्य करते हैं। इसके संदर्भ में ऐसे गिग इकोनॉमी से संदर्भित क्या क्या तथ्य रहे हैं उनको पढ़ते हैं, जिसमें आता है पहला कि विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से डार्क स्टोर्स पर हो रहे हैं। डार्क स्टोर्स क्या होते हैं? डार्क स्टोर्स ऐसे संगठन होते हैं जो पुरानी इमारतें होती हैं जिनका रोजमर्रा के कामकाज में इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए उन्हें डिलीवरी संबंधी गतिविधियों में केंद्र में बदल दिया जाता है।
मतलब जब रोजमर्रा कामकाज का इस्तेमाल नहीं होता है तो उसे डिलीवरी संबंधी गतिविधियों के केंद्र में बदल जाता है। उसे डार्क स्टोर कहते हैं और इसमें विरोध प्रदर्शन के रूप में इनका प्रदर्शन हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन गिग अर्थव्यवस्था में श्रमिकों और फर्मों के बीच बढ़ते संघर्षों को दर्शाते हैं, संघर्षों को दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि भारत में गिग इकोनॉमी की स्थिति के बारे में। हाल ही में 2020-21 में भारत में गिग वर्कर्स की संख्या 77 लाख थी। इसमें भारत में 56% रोजगार गिग इकोनॉमी में सृजित हो रहे हैं और इसके चलते भारत में गैर कृषि क्षेत्रों में 90 बिलियन तक रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। भारत में गिग इकोनॉमी के क्षेत्र को देखते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्र खुदरा व्यापार और बिक्री के संदर्भ में, फिर आता है परिवहन के संदर्भ में, फिर वित्त एवं बीमा में, फिर विनिर्माण में और शिक्षा में इसका प्रमुख क्षेत्र है। भारत में गिग वर्क फोर्स रोजगार के संदर्भ में इसमें 2019-20 तक निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यरत है, जिसमें उच्च कौशल नौकरियां 22% है, मध्यम कौशल नौकरियां 47% और कम कौशल नौकरियां 31% ही गिग इकोनॉमी की भारत में स्थिति है। गिग इकोनॉमी के बढ़ने के कारण के देखते हैं, जैसे इंटरनेट तक व्यापक पहुंच का होना, स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी से वृद्धि होना, कई सारे प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ने से होता है और कार्य के प्रति बदलता दृष्टिकोण, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बढ़ती मांग के संदर्भ में इसमें गिग इकोनॉमी को बढ़ने के कारण है। गिग अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं कि जैसे पहले ही आती है विश्वसनीय डेटा की अनुपलब्धता का होना। भारत में गिग रोजगार की व्यापकताओं का अनुमान लगाने और किसी भी प्रकार की आधारिक डेटा उपलब्ध नहीं होता है। इससे गिग कर्मियों पर सबका ध्यान नहीं दिया जाता। प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के लिए खराब सेवा शर्तों के संदर्भ में कि इसमें कम वेतन देना, प्रलोभन युक्ति से काम करवाना, अपारदर्शी तरीके से वेतन की गणना करना, कमीशन में कटौती करना और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर निरंतर निगरानी करना शामिल होता है। प्रलोभन युक्ति क्या होता है? प्रलोभन युक्ति बिट एंड स्विच होता है। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जब व्यक्ति किसी विशेष पद के लिए आवेदन करता है और उसके लिए साक्षात्कार देता है, किंतु उसे निम्न वेतन पर निम्नतर पद दिया जाता है। इसमें प्रलोभन युक्ति इस संदर्भ में होते हैं। अब आता है कि अनुबंध की शर्तों में बंधा होना। इसकी दूसरी नेक्स्ट चुनौती आती है कि अनुबंध की शर्तों से बंधा होना। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य करने की परिस्थितियां मुख्यतः सेवा समझौतों की शर्तों पर नियंत्रित होती हैं। इसके कारण प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक कार्यस्थल सुरक्षा और पात्रता संबंधी अनेक सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। अपरिपक्व विनियामक ढांचे का हुआ होना, इससे भारत में अनौपचारिक या असंगठित श्रम क्षेत्रों के विस्तार के रूप में देखा जाता है। यह गिग अर्थव्यवस्था के प्रभावी विनिमय में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया अनौपचारिक क्षेत्र के पृथक होती है। अन्य चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें कौशल उन्नयन हेतु सीमित अवसर उपलब्ध होते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में कौशल उन्नयन के अभाव के कारण करियर की प्रगति अत्यंत धीमी होती है और विशेष रूप से ब्लू कॉलर वाली नौकरियां भी ऐसा होता है। गिग श्रमिकों द्वारा अर्जित आय अप्रत्याशित होती है और साथ ही इनकी आय स्पष्ट रोजगार स्थिति के कारण वे विशेष रूप से उच्च जोखिम का सामना करते हैं। गिग कार्यों की व्यक्तिगत प्रगति के कारण इसमें श्रमिकों के शोषण की संभावना अधिक होती है और इसके अतिरिक्त परंपरागत कर्मचारियों के विपरीत गिग वर्कर्स अपने श्रमिक संघ विनिर्माण नहीं कर पाते तथा सामूहिक रूप से मोलभाव करने से भी वंचित हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं कि इसमें गिग इकोनॉमी के लाभों के बारे में। हमने इसकी चुनौती, उपलब्धियों, आवश्यकता, महत्व सब के बारे में पढ़ा। भारत में इसकी स्थिति के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं इसके लाभ के बारे में कि यह उपभोक्ताओं के लिए क्या लाभ है, श्रमिकों के लिए क्या लाभ है और कंपनियों के लिए क्या लाभ है। उपभोक्ताओं के संदर्भ में लाभों को देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि व्यक्तिगत सेवा का होना, लेन देन की कम लागत होना और सभी प्रकार के उत्पाद लागत कहीं भी कभी भी वितरित किए जाते हैं। श्रमिकों के लिए जैसे लचीलापन का होना, काम के करने की आज़ादी होना, अवसर तक पहुंच होना और कार्य संतुलन होना। कंपनियों के लिए संदर्भ में जैसे कम लागत का होना, लचीले श्रमिकों का एक डाइवर्स पूल होना और कम प्रशासनिक और अनुपालन लागत होना। इसके संदर्भ में भारत में गिग अर्थव्यवस्था से संबद्ध विनियामकीय ढांचे के संदर्भ में पहला आता है मजदूरी संहिता, जो 2019 में आई थी। उसके संदर्भ में यह संहिता यह गिग श्रमिकों सहित संगठित या असंगठित क्षेत्रों में नियोजित सभी श्रमिकों को सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन या निम्नतम वेतन हेतु प्रावधान करता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता जो 2020 में आई थी, उसके संदर्भ में इसमें गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिकारों की रक्षा करते हैं। इससे गिग प्लेटफॉर्म या असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की पात्रताओं की व्याख्या कर उन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।
यह एक सामाजिक सुरक्षा कोष एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का भी प्रावधान करता है। यह बोर्ड गिग और प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं की निगरानी करेगा और योजनाओं के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करेगा। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में ई श्रम पोर्टल क्या है? यह असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसमें निम्नलिखित श्रेणी में असंगठित श्रमिक शामिल होते हैं, जैसे निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू श्रमिक, कृषि श्रमिक और अन्य असंगठित श्रमिक इसके अंतर्गत ई श्रम पोर्टल में शामिल होते हैं। इसके आगे की राय में देखते हैं कि नीति आयोग द्वारा भारत की उभरती गिग प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संदर्भ में, जिसमें गिग श्रमिकों का उचित अनुमान लगाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि इस पोर्टल के माध्यम से गिग अर्थव्यवस्था में आकार और गिग श्रमिकों की विशिष्ट विशेषताओं का अनुमान लगाने हेतु गणना की जानी चाहिए और इस कार्य में ई श्रम पोर्टल द्वारा जुटाई गई डेटा का उपयोग किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी करना, वित्तीय समावेशन को गति प्रदान करने के संदर्भ में, जिससे फिनटेक और प्लेटफॉर्म आधारित व्यवसायों को लाभ उठाया जा सकता है और इससे संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का दर्जा दिया जा सकता है। कौशल विकास के संदर्भ में कि इसमें प्लेटफॉर्म को कौशल और रोजगार सृजन के साधन परिणाम आधारित मॉडल का अनुसरण करना चाहिए। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि सामाजिक व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं के नेतृत्व वाले प्लेटफॉर्म या ऐसे प्लेटफॉर्म जो महिला कर्मचारियों या दिव्यांगों की भर्ती को प्रोत्साहित करते हैं और उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में इसमें केंद्र या राज्य सरकारें सभी गिग और प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा तक पूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 5 आयामी राइट दृष्टिकोण अपनाती हैं, जिसमें इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि आर मतलब पहचान या मान्यता देना होता है, जो यह रिकॉग्नाइज करना होता है, जो न्याय संगत योजनाएं तैयार करने के लिए प्लेटफॉर्म वर्ग की विविध प्रगति को मान्यता या उनकी पहचान की जानी चाहिए। ये मतलब अनुमति या स्वीकृति देना होता है या अलाउ करना होता है, जिसमें नवोन्मेषी वित्त पोषण व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने हेतु प्रयास करना। आई मतलब इनकॉर्पोरेट होता है या शामिल करना होता है, जिसमें योजना को तैयार करते समय प्लेटफॉर्म के विशेषताओं और रोजगार सृजन को प्रभावित करने वाले कारकों प्लेटफॉर्म के कारोबार और श्रमिकों के पक्ष में शामिल करना चाहिए। एस मतलब सपोर्ट या सहायता करने के संदर्भ में इसमें व्यापार जागरूकता अभियानों के माध्यम से सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों की सदस्यता प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। और इंश्योर या सुनिश्चित करने के संदर्भ में इसमें यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को लाभ सहजता से लाभ हो सके। इसके संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा के 5 आयामी दृष्टिकोण। अब पढ़ते हैं स्टैंड अप इंडिया के बारे में कि हाल ही में स्टैंड अप इंडिया के 7 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने SC या ST समुदायों और महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार सृजन में इसकी भूमिका को सराहा। स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम के बारे में किया है, किस तरीके का एक इकोसिस्टम है और किस तरीके से यह वर्क करता है। इसमें जो अग्रणी जिला या बैंक होता है, इसमें एक बैंक शाखा से जुड़ा होता है, दूसरी बैंक शाखा से, तीसरी बैंक शाखा से और चौथी बैंक शाखा से जुड़ा होता है। इसमें एक कनेक्टिंग सेंटर सिडबी होता है और कनेक्टिंग सेंटर नाबार्ड होता है, जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, MSME विकास संस्थान होते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकास निगम उद्योग संघ होते हैं, जिला उद्योग केंद्र होते हैं, दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसमें शामिल होता है, कौशल क्षेत्रक होते हैं, महिला उद्यमिता संघ इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अब इस योजना से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में देखते हैं कि इसे 2016 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया था और इस योजना को विस्तार 2025 तक किया गया है, जिसका उद्देश्य SC या ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य इसकी विशेषताओं में देखते हैं कि इसके अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सभी शाखाओं को शामिल किया जाता है। साथ ही इसके तहत प्रत्येक शाखा को कम से कम SC या ST एक महिला उद्यमकर्ता को 10 लाख या 1 करोड़ रुपए का बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। इसमें आवेदक ओवरड्राफ्ट की सुविधा को इस्तेमाल कर वर्किंग कैपिटल के रूप में 10 लाख रुपए तक की निकासी कर सकता है। सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती और इसमें 3 संभावित तरीके होते हैं, जिसमें पहला आता है बैंक शाखा से प्रत्यक्ष रूप में, दूसरा आता है स्टैंड अप इंडिया पोर्टल के माध्यम से और तीसरा आता है प्रमुख जिला प्रबंधक के माध्यम से। इसका प्रमुख यह 3 तरीकों से प्राप्त किया जाता है।
अब इसके पात्रता मानदंडों में देखते हैं कि इसके अंतर्गत पहला मानदंड आता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। फिर आता है ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना में ऋण की उपलब्धता के संदर्भ में। गैर व्यक्तिगत उद्यम के मामले में कम से कम 51% हिस्सेदारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। उधारकर्ता या ऋणी में किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख पात्रता मानदंड है। इस योजना की उपलब्धि के बारे में देखते हैं जो मार्च 2023 तक प्राप्त कर ली गई है। इसमें 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। 0.18 मिलियन से अधिक लोगों ने ऋण लिया है और इस योजना में 0.13 मिलियन से अधिक बैंक शाखाएं जुड़ी हैं और ऋण लेने वालों में 75% से अधिक महिलाएं शामिल रही हैं। इस योजना के महत्व के बारे में देखते हैं कि इसके अंतर्गत होता है जैसे संभावित उद्यमियों की पहचान करना, कि संभावित उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों से लिंक किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा विकसित एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जुड़कर ऋण के लिए आवेदन किया जाएगा। बिना जमानत के ऋण के संदर्भ में इसमें जमानत मुक्त ऋण का विस्तार करने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया का गठन किया हुआ है। वित्तीय समावेशन के संदर्भ में वित्त पोषण से वंचित लोगों को वित्त पोषित करने के सिद्धांत पर आधारित है। साथ ही यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए ऋण की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। मार्गदर्शन के संदर्भ में यह योजना सलाहकारों को व्यवसाय शुरू करने के बाद भी सहायता प्रदान करता है। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में यह रोजगार सृजन, सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार लाने के क्रम में एक सकारात्मक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है और इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं, दलितों और जनजातियों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण होता है। योजना के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं कि जिससे ऋण की सीमित उपलब्धता के संदर्भ में इस योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ है, जो विनिर्माण या व्यापार क्षेत्र में स्थापित उद्यमों के मामले में प्रायः बहुत कम राशि साबित होती है। समानांतर कौशल विकास का अभाव होता है। बैंकों से संबंधित मुद्दे जैसे इस योजना के अंतर्गत बाजार दर में कम ब्याज दरों में ऋण प्रदान किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बैंक प्रणाली, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक की व्यवहार्यता को प्रभावित करते हैं। साथ ही कई अध्ययनों में पाया गया है कि देश में भीतरी इलाकों में बैंकों के कर्मचारी इस योजना से संबंध में सीमित जागरूकता रखते हैं। आगे की राय में देखते हैं जैसे सर्वांगीण सशक्तिकरण के संदर्भ में सर्वांगीण सशक्तिकरण होना, कि स्टैंड अप इंडिया योजना के लाभों को फायदा उठाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को शिक्षित करने, उन्हें सामाजिक राजनीतिक रूप से अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जागरूकता पैदा करना, जिसमें सूचना, संचार एवं शिक्षा गतिविधियों के निवेश करना महत्वपूर्ण होता है। अन्य योजनाओं के साथ संयोजन के संदर्भ में जैसे स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा जनधन योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में ज़्यादा से ज़्यादा तालमेल स्थापित करना और बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करना, कि बैंकिंग प्रणाली में समग्र सुदृढ़ीकरण के माध्यम से ऋण को इष्टतम आवंटन, ऋण संबंधी जोखिम की बेहतर निगरानी और अंततः उद्यमियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए सुनिश्चित किया जा सकता है। अब देखते हैं कि भारत में स्टार्टअप्स के लिए सरकारी योजना है जैसे स्टार्टअप लीडरशिप प्रोग्राम, स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया पहल, अटल इनोवेशन मिशन और स्टार्टअप इंडिया स्पीड फंड में स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड, वेंचर कैपिटल सहायता योजना, एकल बिंदु पंजीकरण योजना, एस्पायर योजना, कच्चा माल सहायता योजना और डिजाइन क्लिनिक योजना। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब पढ़ते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में। ट्रांसफर प्राइसिंग सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अपने एक फैसले में भारत में ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी विवादों को हल करने के दृष्टिकोण को बदल दिया। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक पुराने फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें हाई कोर्ट ने फैसले में कहा गया था कि ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी मामलों में ITAT द्वारा आर्म्स लेंथ प्राइस का निर्धारण अंतिम होता है, इसमें न्यायिक जांच के अधीन नहीं लाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि आयकर अधिनियम में शामिल ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी प्रावधानों के दायर बाहर निर्धारित किसी भी ALP को विकृत मामला माना जा सकता है और ऐसे मामले में अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। इसके संदर्भ में इसमें ऐसे मामले को भारतीय राजस्व अधिकारी और करदाता दोनों को ITAT के निर्णय के बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके संदर्भ में और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अन्य कई मुद्दों के समान ही रखा है, जिसमें भारत के ट्रांसफर प्राइसिंग संबंधी मुद्दों को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब पढ़ते हैं कि ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में कि यह होता क्या। ट्रांसफर प्राइसिंग एक लेखांकन की विधि होती है। इसकी सहायता से बड़े बड़े उद्यमों या कंपनियों की अलग अलग अंगों जैसे डिवीजन, सहायक कंपनियों
या संबद्ध कंपनियों के बीच आदान प्रदान करने जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए कीमतों का निर्धारण किया जाता है। सामान्यतः कर प्राधिकरण अपने रूल्स में इसकी अनुमति देते हैं, जिसको सरल शब्दों में समझें कि जब एक कंपनी का कोई एक डिवीजन उसी कंपनी के किसी दूसरे डिवीजन में वस्तु या सेवा की खरीद या बिक्री करता है तो उसके बीच कोई कैश ट्रांसफर नहीं होता है, बस उसे अकाउंट में चढ़ा दिया जाता है। इसे इनकम टैक्स की भाषा में ट्रांसफर प्राइसिंग कहा जाता है। सामान्यतः कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी में समग्र कर बोझ को कम करने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का उपयोग करती हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग को अक्सर कम टैक्स वाले देशों में स्थित सहायक या अनुषंगी कंपनियों से कम कीमत वसूल कर और हाई टैक्स रेट वाले देशों में स्थित सहायक या अनुषंगी कंपनियों से अधिक कीमत वसूल कर किया जाता है। अक्सर कंपनियां टैक्स के ऊंचे रेट वाले देश में कम टैक्स वाले देश में इनकम का ट्रांसफर करने के लिए इसका उपयोग करती हैं। अब आता है आर्म लेंथ सिद्धांत के बारे में कि यह सिद्धांत क्या होता है। आर्म लेंथ सिद्धांत सभी OECD सदस्य देशों में सहमति व्यक्त की गई है। ऐसे देशों ने सहमति व्यक्त की है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय कराधान बहुराष्ट्रीय कंपनियों और करा प्रशासन के द्वारा उपयोग किए जाने वाले निष्पक्ष दिशा निर्देशों के रूप में अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि यह एक कंपनी द्वारा अपनी सहायक या संबद्ध कंपनी या इकाई से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत वैसी ही होनी चाहिए जैसा किसी कंपनी या खरीदते समय भुगतान किया जाना चाहिए। इसे आर्म लेंथ प्राइस कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भले ही पक्षकार एक दूसरे से संबद्ध कानूनी संस्थाएं, फिर भी इनके बीच होने वाले लेन देन में किसी भी तरीके से मूल्य को कम या एडजस्ट नहीं किया जाना चाहिए या कोई विशेष शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए जिसका उद्देश्य कर आधार के क्षरण या कम टैक्स वाले देशों या क्षेत्राधिकार के लाभ को ट्रांसफर करने पर रोक लगाना है। इसमें भारत के ट्रांसफर प्राइसिंग और ALP संबंधी प्रावधानों में आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 10 में शामिल किया गया है तथा ALP को असेसमेंट ऑफिसर द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स के बारे में। हाल ही में यूरोपीय संसद ने मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स कानून पारित किया है। इस कानून के तहत यूरोप में क्रिप्टो उद्योग के विनियमित किया जाएगा। इस मार्केट इन क्रिप्टो के एसेट्स के बारे में या एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। यह इसका उद्देश्य क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के साथ साथ उनके उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना है। इसे विश्व में इस प्रकार के विनियमों का पहला सेट माना जाता है। मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट पूरे यूरोपीय देश संघ पर लागू होता है। इससे लागू के लिए इसके सदस्यों को अलग अलग राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता नहीं होती। मार्केट इन क्रिप्टो के एक्ट के अंतर्गत विनिमय केवल उन क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर लागू होगा जो वर्तमान में किसी विनिमय के दायरे में नहीं है। इसका अर्थ है कि नॉन फंजिबल टोकन DEFI और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर लागू नहीं होगा। मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट के बारे में यह अलग अलग क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बीच अंतर स्थापित होता है और प्रत्येक श्रेणी के लिए विशिष्ट विनियामक आवश्यकताएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वर्गीकरण के अंतर्गत पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन, दूसरा एसेट्स रिप्रेजेंटेटिव टोकन और तीसरा यूटिलिटी टोकन। इसके अंतर्गत इसकी क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वर्गीकृत किया गया। इसके अंतर्गत यूरोपीय आयोग की डिजिटल फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी का एक भाग है और इसमें DLT पायलट व्यवस्था और डिजिटल ऑपरेशन रेसिलियंस एक्ट भी शामिल होता है। अब देखते हैं कि आखिर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनिमय की आवश्यकता क्यों रही। जैसे जवाबदेही लागू करने के संदर्भ में, उपभोक्ता की रक्षा करने के संदर्भ में, वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करने के संदर्भ में, नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करने में, पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के संदर्भ में और विनिमय संधारणीय प्रथाओं और प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए इन चिंताओं को दूर करने पर भी विचार करेगा। अब आता है कि इसमें मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट के मुख्य उद्देश्य के बारे में कि इसके उद्देश्य क्या है। मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट के बारे में इसमें क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए समान कानूनी ढांचा उपलब्ध कराना, नवाचार और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का समर्थन करना, उपभोक्ताओं, निवेशकों और मार्केट इंटीग्रिटी की रक्षा करना, सुरक्षा उपायों को शामिल कर वित्तीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करना इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बारे में कि क्रिप्टो नेटवर्क पर आधारित डिजिटल या आभासी परिसंपत्ति को क्रिप्टो परिसंपत्ति कहा जाता है। क्रिप्टो एसेट्स का अपना मूल्य होता है और यह अपने धारक के पास पैसे की वैल्यू के समान अधिकार होता है। इस आभासी परिसंपत्ति को क्रिप्टोग्राफी के जरिए सुरक्षा दी जाती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी या इसी तरह की तकनीकी का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित या स्टोर किया जाता है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों को शामिल अलग अलग प्रकार के टोकन होते हैं, जैसे स्टेबल कॉइन, सिक्योरिटी टोकन, एसेट्स टोकन, यूटिलिटी टोकन और नॉन फंजिबल टोकन इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है
MICA विनिमय के निहितार्थ के बारे में देखते हैं, जैसे उद्योगों को सुसंगत बनाता है, अन्य अर्थव्यवस्थाओं का ब्लूप्रिंट प्रदान करता है, निवेशकों को शिक्षित करता है, तरलता संकट से बचाता है और केंद्रीय बैंक का परिवीक्षण के संदर्भ में होता है, जिसमें क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर पहली बार केंद्रीय बैंकों की निगरानी में होंगे और उनके कार्यों में लाइसेंस भी प्रदान किया जाएगा। भारत के लिए संकेत देने के संदर्भ में, जैसे भारत वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के लिए अपने स्वयं के विनियामक ढांचे को विकसित करने की प्रक्रिया में है। इसके अंतर्गत इसका एक उदाहरण हो सकता है कि एक व्यापक ढांचा कैसे विकसित किया जा सकता है कि निवेशकों पर विश्वास बढ़ेगा। इसके अंतर्गत ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं कि जो यूरोप या अन्य देशों में क्रिप्टो उद्योग के निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। इससे संभावित रूप से भारत में क्रिप्टो उद्योग में निवेश में वृद्धि हो सकती है और भारत में मार्केट इन क्रिप्टो एक्ट के अंतर्गत संस्करण की योजना बना रहा है। विनिमय क्षेत्र को विनियमित किए जाने के संदर्भ में है भारतीय निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, धन शोधन को रोकना कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों का उपयोग बड़े पैमाने पर काले धन को एकत्र करने और विदेशी विनिमय या विदेशों में उपयोग करने के लिए किया जाता है। यह CASP को विनियमों को दायरे में लाकर काफ़ी हद तक धन शोधन से बचा जा सकता है। और 2022 में OECD ने क्रिप्टो करेंसी एसेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी मंजूरी दी थी। इस फ्रेमवर्क में क्रिप्टो परिसंपत्तियों में लेन देन पर कर संबंधी जानकारी की मानकीकृत रिपोर्टिंग की गई थी और यह कदम ऐसी सूचनाओं को स्वचालित आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना कि इस क्षेत्र में कुछ भागीदारों का वर्चस्व होता है, जिसमें विनियामक क्षेत्र में एक स्टार्टअप्स के लिए रक्षा उपाय करेगा और एक समान अवसर स्थापित करेगा। इसके संदर्भ में अब देखते हैं इसके आगे की राय में देखते हैं कि इसमें मुद्रा की परिभाषा में संशोधन करने की आवश्यकता है कि इसमें मुद्रा शब्द को वर्तमान विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1999 की धारा 2H के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसमें संशोधन क्रिप्टो करेंसी की मुद्रा परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। विनियामक निकाय स्थापित करना कि देश में एक स्वतंत्र विनियामक निकाय को क्रिप्टो क्षेत्र की देखरेख के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए कि अगर इससे संबंधित कोई चोरी, धोखाधड़ी या जालसाजी जैसे मामले आते हैं तो इसके लिए एक दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए जिससे कार्यवाही को रोका जाए। CASP के लिए मानदंड निर्धारित करना कि इसके अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करने वाली कंपनियों के लिए मानकों और उनके आवश्यकताओं का एक न्यूनतम सेट निर्धारित करना और इससे सरकारी विनिमय निकायों में पर्यवेक्षी कार्य के रूप में विनियमित किया जा सकता है। अब आता है डिजिटल सर्विसेज एक्ट के बारे में कि यह होता क्या है, यह सुर्खियों में क्यों रहा। डिजिटल सर्विसेज एक्ट यूरोपीय संघ ने 19 प्लेटफॉर्म के नामों की पुष्टि की है। इस प्लेटफॉर्म में डिजिटल सर्विसेज एक्ट के तहत इसकी ऑनलाइन या कंटेंट विषय वस्तु नियमों के अधीन होगी। इससे संबंधित तथ्य में देखते हैं कि इसका उद्देश्य बड़े औद्योगिक प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोगकर्ता कंटेंट को मॉडरेट करने के तरीकों को सख्ती से विनियमित करता है। EU द्वारा DSA के तहत कठोर स्तर के विनिमय हेतु चिन्हित संस्थाओं में अलीबाबा, अमेजन, एप्पल, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम आदि इसमें शामिल है। डिजिटल सर्विस एक्ट के बारे में यह एक्ट विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला विनियामकी टूल बॉक्स होता है जो ऑनलाइन मध्यवर्तियों हेतु विनियामक कार्यप्रणाली के लिए एक मानदंड निर्धारित करता है। 2020 में डिजिटल एक्ट के अंतर्गत डिजिटल मार्केट एक्ट के माध्यम से सुरक्षित या अधिक निष्पक्ष डिजिटल स्पेस सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें फ्रेमवर्क 2024 में लागू होगा। डिजिटल मार्केट एक्ट के चलते गूगल, अमेजन, मेटा जैसे गेटकीपर प्लेटफॉर्म अधिक प्रभावित होंगे क्योंकि यह लक्षित विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग के पहले उपयोगकर्ता की सहमति को आवश्यक बनाता है। डिजिटल कंटेंट के विषय के बारे में विनिमय के बारे में यूरोपीय संघ ने DSA और भारतीय कानूनों के बीच तुलना की, जिसमें भारत के IT नियम 2021 और यूरोपीय संघ के DSA मामले समान हैं। इन नियमों में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नाम से भी जाना जाता है। यह नियम ड्यू डिलिजेंस आवश्यकताओं, कंटेंट के विनिमय और एक सह विनियामकीय दृष्टिकोण के मामले में DSA के समान होते हैं और ये साथ ही ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियमों के पालन, शिकायतों के निपटान आदि मामलों में भी एक समान होते हैं। इनके दृष्टिकोण और दायरे में कुछ अंतर देखते हैं, जैसे भारत के सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में और यूरोपीय संघ के DSA के बारे में। इसके विस्तार को देखते हैं कि भारत में संचालित सोशल मीडिया मध्यवर्ती प्लेटफॉर्म डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर लागू होता है, भले ही इसका उद्गम देश में कोई भी हो। और यूरोपीय का DSA के संदर्भ में यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जो व्यापक श्रेणी पर लागू होता है और इसमें यूरोपीय संघ के संचालित सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं भी शामिल होती हैं, भले ही इनका उद्गम देश में कोई भी करे।
कंटेंट विनिमय के संदर्भ में भारत का सूचना प्रौद्योगिकी नियम, इसमें सोशल मीडिया मध्यवर्ती को एक शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना होता है। साथ ही यह उपयोगकर्ताओं से शिकायत प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होती है। और इसमें यूरोपीय संघ के DSA के अंतर्गत इसमें कंटेंट विनिमय उपायों, पारदर्शिता, दायित्वों और डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं सहित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए अनुपालन आवश्यकताओं की श्रृंखला प्रस्तावित करता है। इसको निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि इसमें समग्र रूप से DSA एक अधिक व्यापक फ्रेमवर्क है जो डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाता है और दोनों ही प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह कैसे क्रियान्वित और लागू किया जाता है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय गैस ग्रिड के बारे में। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार वाले हिस्से में निर्माण कार्य को पूरा हो गया और यह बिहार के राष्ट्रीय गैस ग्रिड को जोड़ता है। राष्ट्रीय गैस ग्रिड के बारे में, यह केंद्र में देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और मांग के सभी प्रमुख केंद्रों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड की शुरुआत की गई है। प्राकृतिक गैस यह पाइपलाइन नेटवर्क है जो 33,764 किलोमीटर लंबा है। यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक विनियामक बोर्ड के अंतर्गत शुरू किया गया। यह बोर्ड, इसकी स्थापना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड 2006 के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में संलग्न उपभोक्ताओं और संस्थाओं के हितों की रक्षा करना और उनको बाजारों को बढ़ावा देना है। इसके संदर्भ में ग्रिड ने पूरी तरह से स्थापित होने जाने पर देश में सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस को आसान उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। इसमें 21,500 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क परिचालन अवस्था में है और साथ ही 13,500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन निर्माण के लिए विभिन्न चरणों में। अब आता है राष्ट्रीय ग्रिड की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे बढ़ती मांग के साथ को पूरा करने के संदर्भ। इसमें वर्तमान में ऑटोमोबाइल कंपनी ने BS6 के मानदंडों को पूरा करने के लिए डिजिटल वाहनों के इस्तेमाल को कम करती जा रही है। इसमें ऑटोमोबाइल ईंधन के लिए डिजिटल भावी विकल्प के रूप के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस और CNG के उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है। जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के संदर्भ में इसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस को अपनाकर देश के कार्बन फुटप्रिंट के चरणबद्ध तरीके से कम किया जा सकता है। इससे भारत पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। सकारात्मक व्यापार संतुलन के संदर्भ में यह गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने से भारत द्वारा कच्चे तेल पर किए जाने वाले व्यय को कम किया जा सकता है। इससे भारतीय रुपया मजबूत होगा और मददगार व्यापारी असंतुलन के अनुकूल बनाए रखने में मदद मिलेगी। निजी भागीदारी को प्रोत्साहन करना कि भारत में एक समान ग्रिड की स्थापना करने से उद्यमों के अनुकूल माहौल को सृजन में बढ़ावा मिलेगा। ईंधन की किफायती और निर्बाध आपूर्ति के संदर्भ में इसमें पाइपलाइन की स्थापना विभिन्न अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्राकृतिक गैस, CNG और PNG की सुरक्षा को किफायती निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करती है। राष्ट्रीय ग्रिड के समक्ष चुनौतियों के संदर्भ में इसमें पाइपलाइनों की क्षमता का उपयोग होता है। BNGRB की कार्यप्रणाली के संदर्भ में होता है। इसमें परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब होता है। PNG की अव्यवस्थित कवरेज होगी, जिससे पारिवारिक इकाई तक पहुंच को इसके मानदंडों में निर्धारित नहीं किया जाएगा। अतः किसी खास इलाके में PNG के दायरे को चिन्हित करने पर भी वहां सभी परिवारों को तक PNG पहुंच नहीं पाएगी। राज्यों की सीमित भूमिका के संदर्भ में इसमें पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के विषय में सूची का विषय है। इससे पाइपलाइन की अवसंरचना के विकास में राज्यों की भूमिका सीमित होगी। इसके आगे की राह में देखते हैं कि इसमें अन्वेषक में वृद्धि होगी, समर्पित कूटनीतिक प्रोत्साहन होगा, कवरेज के मानदंड में सुधार होगा, एक बेहतर समन्वय तंत्र होगा और उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस क्लास के अंतर्गत हमारा ये टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जलीय कृषि क्षेत्रक से पढ़ेंगे, इसके अलग टॉपिक को भी पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के, और इसके आगे टॉपिक को भी देखेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।